अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और इब्तिदा में ही मेहमानों का तारुफ। बुज़र सलमान न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद इमरान शफ़क़त साहब भी हमें ज्वाइन करें आज के शो में। अतर काज़मी और आनम बशीर साहब हस्ब मामूल हमारे साथ होंगे। और किस्सा मुख्तसर बगैर तमहीद बांधे सभी जानते हैं कि इक़्तिदार का जो खेल है वो बिना किसी वक्फे के जारी है। और ऐसे में जब मईशत चारों तरफ से आइसबर्ग से घिरी है, ये टाइटैनिक जो है वो चारों तरफ से आइसबर्ग से घिरा है और IMF नाक की लकीरें निकलवाने के बावजूद हमारे साथ ताउन पर आमादा नहीं है, तो कुछ मुलाकातें दरपर्दा भी जारी हैं और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जो ये जाहिर करती हैं कि जल्द ही मुस्तकबिल में नक्शा बदलने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद गिरफ्तारियों के सिलसिले में भी तेज़ी आ सकती है और कोई तहरीक भी चल सकती है। इस तहरीक का पता हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की भी कुछ मुलाकातों से चलता है। उन्होंने लतीफ़ खोसर साहब से मुलाकात की है और दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब भी हमें खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। और ये ताज़ा खबर है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। और ये मुलाकात किस सिलसिले में है, वही मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, उस ट्रायल का मामला। ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया गया कि ये मामला टेकअप किया जाना चाहिए जो दरख्वास्तें रूबरू आई हैं चीफ जस्टिस साहब के। तो अबू ज़र, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। हम डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें रिएक्शन दे सकती है, उसमें कोई एक्शन किसी के खिलाफ हो सकता है, कंटेम्प्ट लग सकती है। सभी में हमने बैकफुट पे जाते देखा सुप्रीम कोर्ट को। बट ये जो मुलाकातें हो रही हैं और इसमें जिस बात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रायल के सिलसिले में, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई रिस्क ले सकती है? नई कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है इसके बाद? देखें, कोर्ट रिस्क नहीं ले रही होगी, आपके जो बुनियादी हकूक हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होगी। अगर ऐसी किसी पिटिशन को एंटरटेन करती है सुप्रीम कोर्ट, उसका मैं आपको रीज़न बता दूं, शायद आपकी मैं इंफॉर्मेशन भी आपको थोड़ी सी दे दूं, आप मेंशन नहीं किया आपने। अभी ही कुछ देर पहले खबर चल रही थी, मैंने खुद देखी, पिटिशन भी पढ़ी। ये साबिक चीफ जस्टिस हैं जो पाकिस्तान के जवाद ख्वाजा साहब, जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक कोर्ट में फाइल की है जी। और उसमें उन्होंने ही कहा है कि जो सिविलियंस का ट्रायल होगा अंडर द मिलिट्री, उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए। ये आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है जी। और उस पिटिशन को आप पढ़े, मैंने सारी पिटिशंस पढ़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पिटिशन जवाद ख्वाजा साहब ने फाइल की है बहुत डिटेल्ड, अगर आपको कोई पढ़ना है, समझना है कि क्या मसाइल है, तो आपको समझ आ जाएगा। 40 पेज की है, आराम से पढ़िएगा तो काफी चीजें उसमें आपको समझ आ जाएंगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब देखें, मैं आपको बताता हूं इशू क्या आता है। देखें, जो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल होता है जिस पे एक स्टेट बनती है, एक आपकी जुडिशरी होती है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव होती है, एक आपका पार्लियामेंट होता है। अब जुडिशरी का काम जो है वो होता है जुडिकेशन का। पार्टीज के दरमियान कोई अगर मसला है तो उसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है, या किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा कैसे देनी है, जो गवाही है, एविडेंस, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना और पार्लियामेंट का काम कानून बनाना। अब क्योंकि जो आपका मुल्क का कानून है, एग्जीक्यूटिव जो है, उसने अगर वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो खुद है और उसने ही प्रोसिक्यूशन करनी है, अगर वो ही आपकी उसके बाद एडजुडिकेशन कर ले तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल वायलेट होता है, जिसको हम राइट टू फेयर ट्रायल कहते हैं। आर्टिकल 10A है आपके आइन के अंदर, उसकी वायलेशन है। तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के 17 जज ऑलरेडी कह चुके हैं 2015 में पिंडी बार एसोसिएशन के केस में, जिसमें काजी साहब भी थे, हमारे काफी जजेस से कुछ रिटायर हो गए, कुछ इस वक्त हैं, कि जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल अगर सिविलियंस में होना है तो क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो बिल्कुल उन्होंने इसका जो जवाब था वो पॉजिटिव में दिया, अफर्मेटिव में, कि ये मफाद आमा का इशू है और साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का इशू है। बिलखसूस आर्टिकल 10A, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 4 जो आपके आइन का है, उस तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम कर सकता है। आर्टिकल 184(3) के पिटिशंस काफी हैं और आई एम श्योर इसमें अभी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स भी इसमें पिटिशंस फाइल करेंगी।
पहले भी करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मफाद आमा का इशू तो है और सुप्रीम कोर्ट को इसको ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे आइन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, जो आइन की प्रोविजंस हैं, उसके तहत क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले जो जजमेंट्स हैं उनके मुताबिक मेरी नज़र में तो नहीं हो सकता, और अगर कोई गुंजाइश भी है थोड़ी बहुत कानून में तो उसका भी गलत इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल ठीक इस्तेमाल हो। जिन लोगों ने 9th मे में इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल शरपसंद अनासिर हैं, उनका आप ट्रायल करें, लेकिन मेरा अभी तक ये कहना है, हमेशा यही कहना होगा कि उनका आप एंटी टेररिज्म कोर्ट या ऑर्डनरी कोर्ट्स हैं आपके मुल्क के, उनके अंदर करें, उधर सजा दें, और जो भी आपने उसमें उसको लेके जाना है, जिस लॉजिकल कंक्लूजन पे जरूर लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। इमरान शफी साहब, फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आप भी यहीं बैठे थे और प्रेडिक्शंस राना बशीर साहब ने भी की कि एग्जाम्पल बनाया जाएगा, और उसका एलामिया भी यही कह रहा था कि मास्टरमाइंड्स और मुआविन जिन्होंने मुआवनत की उनके खिलाफ, सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन का वक्त आ गया। लेकिन हमने तब से लेकर अब तक कोई पेशरफ नहीं देखी, और अब इस मामले पे जो अबूजर ने भी बताया, और ऐसा हो चुका है, एक साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अगर एक दरख्वास्त मूव की जाती है और उसमें बाकायदा मुतालबा किया जाता है कि कंसर्न कोर्ट्स में भेजा जाए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली उधर आप मूव कर दें इस तरह के केसेस को, आप समझते हैं कि चेयरमैन PTI का ये आखिरी कार्ड होगा? और पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं का चेयरमैन PTI की हिमायत में सामने आना क्या जाहिर करता है? देखें, उनकी तो सियासत जो है वो तो हमेशा नाकाबिल फ़हम भी रही है। जो एतजाज़ हसन साहब हैं वो तो जिस पार्टी में होते हैं जिस वक्त उस पार्टी के साथ नहीं होते, तो ये खैर उनका अपना किरदार है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी। एक पहला सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की कोई किसी कोशिश जो है किसी की भी को वो बार-बार साबित हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मसले जो है ना वो इतने सादा हैं नहीं। पाकिस्तान की ये जिन हालात में हम पहुँचे हैं, ये हालात इस वजह से हम इन हालात को पहुँचे कि पाकिस्तान के अंदर एक तजर्बा किया गया। वो तजर्बा जो था वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया गया था। वो जो भी स्टेज लगाया गया था वो अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, जो भी आप कहना चाहें, वो तजर्बा कामयाब नहीं हो सका। और उस वक़्त ये लोग, और उसके बाद भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं मुख्तलिफ़ लोगों को दिए, अब तो वक्फ़ा आ गया लंबा, तो जो साबका ज़िम्मेदारान थे रियासत पाकिस्तान को जो चला रहे थे, जो पॉलिसी मेकर थे, जो फैसला साज थे, उन्होंने कहा कि जी साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सके। तो सारा जो इस वक्त फसाद है वो डिलीवरी का था, या जो इकनॉमिक क्रंच आया पाकिस्तान के अंदर, या वो जो ख्वाब दिखाए गए थे, सजाए गए थे परफॉर्मेंस का, और बेसिकली वो इकॉनमी की थी। बेसिकली तो यही मसला था ना। तो ये ढाल थी इमरान शफी साहब, ये तो ढाल थी। हमें पता है कि तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ था। नहीं, मैं आपको एक खबर, मैं आपके साथ एक खबर शेयर करने लगा हूँ कि मामला फॉर्मेशन कमांडरों से भी आगे निकल गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह, पाकिस्तान की जो हसास अदारा है DGISI, उसके सरबराह और भी कुछ जो ज़िम्मेदारान थे वो थे, सिविल साइड से भी लोग थे, वज़ीर ख़जाना थे, काफ़ी अहम लोग थे। एक कौंसिल बनाई गई है और वो कौंसिल है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल जी। तो ये एक कोई इस सेटअप को या पाकिस्तान को उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है, और उसके लिए जो NOCs होते हैं, गैर मुल्की जो सरमायादार कंपनियां होती हैं या जो सरमाया पाकिस्तान में लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको NOCs चाहिए होते हैं, और वो NOCs में महीनों लगते हैं। तो एक 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करना है, और फौज को ये कहा गया है कि आप इसमें हमें फैसिलिटेट करें। कि वो होता है ना कि जी कि ये जो फलां कंपनी आ रही है कतर की, इसने तो इंडिया में भी काम किया है, इसके बड़े मसाइल हैं, ये इस तरह की जो हिचेस थी या जो रुकावटें खड़ी हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें 3000 किस्म की रुकावटें खड़ी होती हैं और दर्जनों NOCs लेने पड़ते हैं, उन सब को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये वाला कौंसिल जो है वो क्रिएट की गई है, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर खुद लीड कर रहे हैं। अच्छा। तो ये अब आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो किस लेवल के ऊपर हैं। ऐसी इकोनॉमिक कौंसिल आपको उस दौर में भी याद है जिसमें बाजवा साहब भी थे, वो इकोनॉमिक काउंसिल जी, उनको भी बड़ी उम्मीदें थी ना, वही वो उसी उम्मीद के ऊपर लेके आए थे, और उसमें तो बाजवा साहब को उन्होंने पूरा एक रोल दिया था।
तो यहाँ अब पर जो रोल है दिया वो प्राइम उन्होंने। मिनिस्टर ने अपने पास ये वाला रोल रखा है। अच्छा, जी, हाँ जी, उसको फिर तो भी रोल गए, चेयरमैन फिर तो- पीटीआई लीड कर रहे थे, उस काउंसिल को भी, इसको भी वजीर आजम पाकिस्तान लीड कर रहे हैं ना, तो तब वो उनको लीड कर रहे हैं। बहरहाल हाँ आप ये जी, ग्रेट चलें आप- रीसेट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं ना, जो मैंने आज आपने की इससे पहले ताज़ा खबर आज की आपके साथ शेयर कर दी है। चले तो अच्छा अब देखें इसके क्या नताइज निकलते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट था इस सारी गुफ्तगू में वो ये था कि के ऊपर जो अफ्ताद टूटी जी। या जो वो था कि वो परफॉर्मेंस उनकी वीक थी, इकोनॉमी को वो बेहतर नहीं कर पाए, गवर्नेंस के 100 तरह के मसाइल उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनके हाथ में कुछ नहीं था। सच्चा झूठा नहीं कह रहा, लेकिन जो इल्ज़ाम था, तो अब वो जो तदारुक कर रहे हैं और फिर वो एक लंबी कहानी है, साजिशी मफरूज़े बेशुमार हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ ही इसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे स्टूडियो में, उन्होंने कहा था कि IMF के मसाइल हैं 2-4, अगर वो हम हल कर दें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। तो ये साजिशी मफरूज़े तरह तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर बयान की जाती हैं। तो शायद कोई बहुत बड़ा जो है वो है आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कोई शिफ्ट मारने वाला है कि अच्छा। एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में वो जाने की बातें हो रही हैं। तो ये उसी इन्वेस्टमेंट भी उधर ही से कहीं से आनी है, इस तरह की बातें चल रही हैं। अच्छा, चले इस अपॉर्चुनिटी से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पस पर्दा क्या हो रहा है अतर, हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुमेरात को फ्रांस जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, शुनीद है कि वो उससे आगे अपने भाई से मुलाकात के लिए जाएंगे। वहाँ वज़ीर कानून पहले से मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब वहाँ मौजूद हैं लंदन में, और कहा जा रहा है कि उनकी वापसी के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुशावरत 2 घंटे से ज़ायद वज़ीर कानून के साथ उनकी मुलाकात चली, जिसमें वापसी के प्लान पे बात की गई है। तो कमिंग डेज़ आप समझते हैं कि ईद के बाद उनकी वापसी हो सकती है? अगस्त की जो तारीख दे रहे हैं आबिद शेर अली साहब भी। नहीं, कोशिश तो होगी। जिस तरह अभी तक जो मियाँ साहब को मसाइल हैं वो कानूनी मसाइल हैं, हुकूमत का तो कोई इशू नहीं है। उनके अपने भाई की हुकूमत है, अपनी जमात की हुकूमत है, अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कानूनी मसाइल हैं जिनका हम पहले भी यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं कि वो वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, कितनी रिलीफ मिलेगी, फिर इलेक्शंस का क्या नतीजा निकलेगा, इलेक्शंस के बाद की क्या सिनारियो बनेगा, इलेक्शंस क्या कब होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे। अच्छा। जहां तक ये ताल्लुक है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस का, अगर आप परफॉर्मेंस 1 साल की उठा के देख लें तो मेरे ख्याल में फिर तो इस हुकूमत के लिए 15-20 कौंसल्स बनानी पड़ेंगी आपको। आपने 1 साल के अंदर जो इनकी कारकर्दगी देखी है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, और ये जो बैकग्राउंड में चीजें हो रही हैं ये तकरीबन 3-4 महीने से बड़ी, राना साहब भी इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे, बड़ी रिलेंटलेसली कोशिश हो रही है। वो लोग जिनका ये काम नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शो करता है कि ये जो 13-14 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद है ये कितने नाकारा है। एक बंदे की हुकूमत थी तो वो तो देखिए उनके मसाइल जो थे वो हमारे भी सामने हैं, सारी दुनिया के सामने, लेकिन इनके मसाइल का आप अंदाजा लगा लें कि ये सारे मिल के हुकूमत चला रहे हैं लेकिन फिर भी किसी और को आपके मौशी मसाइल हल करना पड़ रहे हैं। तो डार साहब को हम वैसे ही वापस लेके आए थे, क्या फायदा उनको वापस लाने का अगर मसाइल किसी और ने हल करने थे, किसी और ने जो है सब कुछ करना था। तो ये इनको खुद भी सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीज है जो इन लोगों को परफॉर्म नहीं करने दी। बाकी ये है कि जो इकोनॉमिक फ्रंट है मेरे ख्याल में ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें जो भी अपना किरदार अदा कर सकता है मेरे ख्याल में उसको क्वेश्चन करने के बजाय अप्रिशिएट करना चाहिए इस मौके के ऊपर। अगर मुल्क की दिवालिया हो जाएगा तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मईशत को संभाला जाए और हुकूमत भी जो है तवज्जो सियासी मुखालफीन के बजाय, उनको कुचलने के बजाय जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दें तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, सियासी मुखालिफिन को खैर कुचलने का तो सिलसिला हम देख रहे हैं उस तरह से उस मुराद को नहीं पहुंच रहा जिस तरह से शायद इनकी ख्वाहिश हो सकती है। राना साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो जो एक्शन पहले मुस्तादी के साथ देखा गया, तेज़ी से हमने अरेस्ट देखी, फिर मुकदमात की भी हमने बाज़गश्त सुनी, अब बात वैसी नहीं रही और परवेज़ लाई साहब की इधर ज़मानत होती है, उधर FIA वाले अरेस्ट करने पहुँच जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा नहीं हो रहे। परवेज़ लाई साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें वो अभी इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि
बेसिकली एक अच्छा जेस्चर शो किया है उनके अपने फर्स्ट कज़न ने, शुजात साहब ने बड़ा अच्छा दौर गुजारा है दोनों कज़न्स ने आपस में मिल बैठ के, और उनका जाना बनता था, और इस सेहत उनकी वैसे ही ख़राब है शुजात साहब की, वो चले गए, बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ा अच्छा काम था, बड़ा अच्छा स्टेप था, और उसके बाद उनकी क्लास भी चेंज होगी। जहाँ तक आप बात कर रही हैं ना कि यहाँ पे टफ़ टाइम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टफ़ टाइम देने की कोशिश की गई थी और वो टफ़ टाइम एज सच नहीं मिला जो आप जिस तरफ निशानदेही कर रही हैं। आई पर्सनली थिंक कि टफ़ टाइम्स आर अहेड फॉर पीटीआई एंड पीटीआई लीडरशिप। अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, और अभी जो है टफ़ टाइम्स मिलेंगे और मज़ीद मिलेंगे। थोड़ा सा लल पीरियड आया है, उस लल पीरियड को गुजरने दें और टफ टाइम मिलना है। और जैसे कि मैं पहले भी कहा था, एक जुडिशल मूवमेंट से किया जाए, वकला तहरीक से किया जाए। आपको पता है एक वकला तहरीक हमारे मुल्क में कामयाब हो चुकी है और एक उस वक्त के ताकतवर तरीन शख्स के खिलाफ कामयाब हो चुकी है। आयशा, दोज वर डिफरेंट डायनामिक्स, ठीक है, वो डायनामिक्स डिफरेंट थे, उस वक़्त सूरत हाल डिफरेंट थी। हर तहरीक की एक इन्वायरमेंट होती है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट थी। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो इस चीज़ की इजाज़त देगी, या इस वक्त जो इन्वायरमेंट है उसमें ही वो तहरीक जो है कामयाब हो सकेगी। सबकी होगी कोशिश, ठीक है, और लोग चाहते होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउट देयर मस्ट बी इंटरेस्टेड कि जनाब वो तहरीक किसी तरह की चले और इस तरह के जनाब यहाँ पे आगे से रिजल्ट्स भी मिले। बट आई डोंट सी दैट मैच्योर होते हुए मुझे वो नजर नहीं आ रही वो चीज, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है हर चीज की। दोज वर डिफरेंट टाइम्स, दैट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। और अभी मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में इस किस्म की तहरीक अगर चलेगी भी तो वो कामयाब एज सच नहीं हो सकेगी, या उसका इम्पैक्ट एज सच वैसे नहीं हो सकेगा जैसे पहली तहरीक का था जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। अभी आगे जो है, अभी ईद के आगे पीछे बड़ी चीज़ें होनी है, और जैसे मैंने पहले कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ही इज़ ऑल सेट टू कम बैक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल, आई वुड से रिवाइवल उसी वक्त हो सकता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, और उनकी जलसे की तैयारियां कई हफ्तों से जारी हैं, और जिस तरीके से उनके जलसे की तैयारियां की जा रही हैं लाहौर के अंदर, वो कई हफ्तों से जारी हैं, और उसमें बहुत तरीके से उसको काम हो रहा है, बड़े आई वुड से कि बड़ी प्लानिंग से उस पर काम हो रहा है, और वो वापस आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो उनके लीगल मसाइल हैं, यस, उनको वो डेफिनेटली उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन रिवाइवल के लिए मियां नवाज शरीफ का आना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है। अगर वो नहीं आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो ब्रेक थ्रू मिल सकेगा नून लीग को जो वो एक्सपेक्ट कर रही है इन द इलेक्शंस। और अभी आपने वैसे भी देख लिया है कि मुस्लिम लीग नून की जो सिचुएशन है वो पीपल्स पार्टी वाले खुद डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पीपल्स पार्टी के वो खुद डिस्क्राइब कर चुके हैं कि उनकी सिचुएशन वही है नून लीग की जो कुछ अर्सा पहले या कुछ इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी की थी। सो वो व्हेन इट कम्स टू लाइक इलेक्शंस, तो वहाँ पे वो यू नो दे गो हेड ऑन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दे गो हेड ऑन, और उसमें फिर वो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते, और उसमें बड़ा इट्स अ पावर गेम, इट्स अ पावर गेम इज़ वेरी डिफरेंट। उसमें पावर गेम में तो डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें की जाती है। बट आई पर्सनली थिंक कि ईद के आगे पीछे बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। गिरफ्तारियों का आपने जिक्र किया, यस, गिरफ्तारियां भी हो सकती है। आपने मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ी डिटेल में आपको बता दिया, वो इज़ ऑल सेट टू कम बैक, और बाकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। एंड जो अगर कोई जुडिशल एक्टिविज्म की बात की जाए, या जुडिशरी जो है आउट ऑफ द वे जाके अगर कोई स्टेप्स लेगी या लेना चाहती है, आई वुड से कि आगे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी जुडिशरी के साथ बहुत अपने होप्स पिन की हुई थी, लेकिन एज सच वो स्टेप्स जुडिशरी की तरफ से नहीं लिए गए जो एक्सपेक्टेशंस थी, और वहां पे भी ठीक है फैसले आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक मार्च लेके आए, और उसके बाद हमने देखा कि हवाओं का रुख बदला, या चले बयानात बदले या रिमार्क्स बदले, या हम कह सकते हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़ैसले बदले। तो अब की बार अगर ऐसी कोई वकला मूवमेंट चलती है तो उसका दबाव, बाहर सड़कों पे वकला होंगे तो उसका दबाव तो महसूस किया जाएगा।
डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन उसको उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। जो उस वक्त की जुडिशरी की जो थी ना पूरी एक्टिविज्म या पूरी जो कैंपेन थी जो चली थी, और वो उस वक्त जिस वक्त जनाब एतजाज हसन साहब भी साथ ड्राइविंग सीट में ड्राइव कर रहे होते और जनाब चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के जनाब जो बाद में फिर बन गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, वो बैठे होते थे, उसके साथ उसका कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वो नहीं हो सकता। उसमें सारी पार्टियां भी साथ थी। अभी जो है अभी इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। अभी इट्स प्रेशर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखें ना, आज असद उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जनाब जब नेगोशिएशंस हो रहे थे तो हमें चाहिए था हम डेट ले लेते। ठीक है, सो आहिस्ता आहिस्ता सेंस इज प्रिवेलिंग, सेंस जो है वो उनके अंदर प्रिवेल कर रहा है। पीटीआई के जो करता धरता टॉप नॉचेस थे कि भाई आपको नेगोशिएशंस के टेबल पे बैठ के कोई ना कोई चीज लेनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम मजीद चीजें वो उनको याद आएंगी, वो मजीद अपनी करेक्शन कर सकेंगे पीटीआई वाले। और वो ये है कि उनको ओपन फील्ड ही छोड़नी चाहिए थी नेशनल असेंबली की। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इतनी बड़ी लीडर वो 17 सीटों के साथ अगर बैठ सकती थी नेशनल असेंबली में, तो वो इधर तो 100 के हिसाब से पता नहीं कितने यहाँ पे इनके पास पीटीआई वालों के पास सीटें थी, वो क्यों नहीं बैठ सकते थे। आपने अपना खुला मैदान छोड़ के आप चले गए और फिर अभी बाद में एंड में आप ये भी कहते रहे जी ऐसी वापस आना है। नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे ना। आपको जब हुकूमतें तोड़नी थी केपीके की या आपने जब पंजाब की हुकूमत तोड़ी तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए था ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए थे ना। और उसके बाद आपको ये भी समझना चाहिए था, वो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बड़ा अच्छा एक दफा शेर कहा था, जब उनकी हुकूमत गई थी तो उनको जनाब कोई उनको पूछता नहीं था। जब उनकी हुकूमत दोबारा वापस आई तो एयरपोर्ट पे वही ब्यूरोक्रेसी, वही लोग, वही पॉलिटिशियंस खड़े हुए थे लाइन लगा के उनको सलाम करने के लिए। ठीक है, जब वो लैंड होती है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो उसी वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ठीक है, सो यहाँ पे बताते कि उस वक्त आपको रियलाइज करना चाहिए था ना पीटीआई को कि जनाब आप हुकूमतें अपनी तोड़ रहे हैं, केपीके की, पंजाब की, तो अगर आप क्या समझते हैं कि यू नो ब्यूरोक्रेसी एंड द ऐसे ख्यालात का इजहार असद उमर साहब भी जो उस बात तो फोन ही कोई नहीं चुकता, इन्हीं ख्यालात का इजहार उन्होंने भी किया है। बहुत आते हैं राना मुबश्शिर साहब ने जो उठाए हैं और असद उमर साहब ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है। मजीद बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा और चाहेंगे कि हम बहुत से पहलू और बहुत से जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें। इसमें अबू सर हम ये एक चीज़ देख रहे हैं कि जो इस वक्त सियासी बसात बिछी है, इसमें पहले तो चेयरमैन पीटीआई को लेके या पीटीआई को लेके आपस में बहुत ताउन किया गया हर मुमकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। अब जो खटपट है आई डोंट नो वो रियल है या वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन हमने देखा कि चेयरमैन पीसीबी के मामले पर भी कंसीड कर लिया गया, सैलाब फंड का भी फौरी इजरा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कह दिया कोई संगीन इख्तलाफ नहीं है और ख्वाजा से भी हमें यही कहते हुए दिखाई दिए। ऐसे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी का तो मुस्लिम लीग नून ब्लैकमेल हो रही है और इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, सबसे पहले ये समझ ये एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये 13 या 14 जितनी पार्टीज भी हैं उनकी, जिसमें मेजर रोल जो है साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रोल है। तो इसमें इनका जो आपस में जिसमें डिफरेंट डिसएग्रीमेंट्स, तो देखिए नेचुरल आउटकम है जब इतने लोग होंगे और डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी होगी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग करते हैं। और आपने माजी में देखा कि इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कितने काफी सख्त बयान दिए हुए। अभी तो फिर भी आप देखिए जो मेजर रोल था ना, अगर हम याद करें तो वो पीपल्स पार्टी का था, पीडीएम का कयाम और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए जितनी मूव्स हुई वो आसिफ अली जरदारी साहब ने की या बिलावल भुट्टो ने। जो फ्रंट पे इस वक्त है वो मुस्लिम लीग नून है, यानी लूजर अगर हम इस गेम में समझो तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन विनर बहुत से एंड्स पे हमें पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। उसका रीजन है आप खाली पोर्टफोलियोज बैठ के एनालाइज कर लें। सम ग्रेट माइंड वाज एट वर्क जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोर्टफोलियोज ले रही थी। चेयरमैन देखिए स्पीकर हो गया, चेयरमैन सेनेट काइंड ऑफ उनकी सपोर्ट है उनको हासिल। और दूसरी बात आप कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की मिनिस्ट्री देख लें, शीरी नमान की मिनिस्ट्री देख लें, तो कल को जब अवाम ने इलेक्शन के वक्त जज करनी है परफॉर्मेंस, तो इन मिनिस्ट्रीज को तो जज भी नहीं करना,
और वो देखेंगे जी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया आपकी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज़ तो फाइनेंस ही है। फिर उसके अलावा आपकी पेट्रोलियम के इश्यूज जो हैं, एनर्जी के इश्यूज हैं, सारी चीज़ें ये मिनिस्ट्री आपकी जी होगी, मिनिस्ट्री हो गई। क्योंकि देखें जो अगर ह्यूमन राइट्स की वॉलेशंस भी हो रही हैं तो वो भी एट द फोर्थ फ्रंट, जो उसको कल को अगर मिलिट्री ट्रायल भी हो जाता है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, तो उसमें उसका भी उसके जो वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई, जो उसके ऊपर जो बैकलैश होगा, जो भी होगा, वो सारा फेस तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे विजिबल अथॉरिटी तो उनके पास है, डिसीजन मेकिंग और करो, लेकिन दे आर एट द फोर फ्रंट। वो कहते हैं ना, अगर आप नहीं कर सकते तो रिजाइन कर देते, अगर आप ये ना कहें कि जी हमने नहीं किया, कोई और कर रहा था। तो इस वजह से, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, देखें ये भी थी कि जो मिनिस्ट्री जिसके पास होगी उसकी जो नीचे स्टेट की बॉडीज होंगी, रेगुलेटरी बॉडीज होंगी, उनकी जो सीईओज अपॉइंट होंगे वो भी फिर उस मिनिस्ट्री के होंगे। तो अगर टेक्निकली देखें उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो नजम सेठी साहब की जगह नहीं बनती, क्योंकि दो मिनिस्ट्री जो स्पोर्ट्स की है वो तो उनके पास है, आपके हाँ जी बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी के पास। नजम सेठी साहब, मेरे ख्याल से मैंने नजम सेठी साहब को भी देखा है, ज़का अशरफ साहब को भी देखा है, तो मेरी नज़र में तो ज़का अशरफ एटलीस्ट he belongs to Pakistan People's Party, he can claim कि I am part of Pakistan People's Party। नजम सेठी साहब जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पार्ट है, we are not sure about it। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बेहतर है, उनका अपना बंदा है, उनका अपना मेंबर है पार्टी का, तो उनका राइट बनता है, अगर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक, तो ज़का अशरफ साहब को पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये थी ये आपकी राय। और बहरहाल उधर से कोशिश तो काफ़ी हुई, लेकिन जो पहले से तयशुदा है, आपने कहा ग्रेट माइंड वाज एट वर्क, तो ये ग्रेट माइंड इमरान शफकत साहब मुस्लिम लीग नून के पास नहीं थे, उन्होंने सियासी तौर पर बहुत कुछ खो दिया है। क्या वो इस सब ये प्लान था या ये अनप्लान्ड हुआ उनके साथ? देखें, मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा था कि जिस तरह हमें ये हुकूमत दिलवाई गई है हम ही जानते हैं, और उसका आउटकम जो है वो जिस तरह, मतलब वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो हमारा बर्बाद होने के करीब है। ये नून लीग के अंदर की बातें हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं, पब्लिकली भी लोगों के साथ बैठ के वो गुफ्तगू कर जाते हैं इस तरह की। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है ना, ये होना ही था, इसलिए होना था कि ये इंतखाबात आने हैं और ये एक कह लें कि सियासी अमल है और ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पुराने दिनों की बात है, पुराने दिनों से मुराद ये है कि जब पीडीएम थी, पीपल्स पार्टी तो पीडीएम से निकल चुकी है ना, निकल चुकी है। तो तब एक सवाल हुआ था मरियम से, तो उन्होंने कहा था कि जी कि वो पीपल्स पार्टी का हमारा मंशूर लगा रहता है, एक वक्त आएगा हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो ये वो सियासत का हिस्सा है। तो आप ये देख लें ना बात के, जो कल तक साहब के जो इत्तेहादी थे वो आज हुकूमत में, MQM वाले और बाब वाले और काफ लीग वाले दूसरे तीसरे, तो ये सियासत में चलती रहती हैं चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये देखें कि मुझे तो लगता है कि वो वक्त भी शायद पाकिस्तान में आ सकता है, क्योंकि ये माजी में आ चुका है इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कि साहब जो हैं वो भी किसी एक ट्रक में बैठे हो इनके साथ। और तो और वैसे भी उन्होंने हालिया दिनों में भी जो तकरीरें की हैं और उनको यही कहा है कि जी कि संभल जाएं, मेरे साथ ये हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। हाँ। तो बैठे बात करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू हम उनकी सुन चुके हैं। तो ये सियासत में ना कोई चीज़ जो है वो आखिरी होती है, ना हरफ आखिर होता है, और ना कोई चीज़ नामुमकिन होती है, सब कुछ हो जाता है। तो और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इंतखाबात के बाद फिर इकट्ठे हो जाएं, या ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि फेडरल में ये एक दूसरे के मुखालिफ हों, पंजाब में इनकी इकट्ठी हुकूमत हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुछ खोया नहीं है। आप देखें ना पोर्टफोलियोज की बात जिस तरह से अबूजर ने की, वो वाकई रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे इन सारे हालात के, और वही ठहराए जा रहे हैं। नहीं तो उन्होंने खोया है अगर, तो अपनी मर्जी से खोया है, उनको वारे में आई थी ये चीज़ें तो उन्होंने खोया है। तो उसका उनको मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया होगा कि हम इतनी बुरी इकॉनमी के साथ के वो साबका जो थे रजीम वाले, वो कहते हैं कि जी कि ये मतलब जान छुड़वाएं हमारी। यानी आप कह रहे हैं उनके पास कोई गारंटी होगी तभी उन्होंने ये रिस्क लिया, अगर उन्हें धक्का दिया भी गया है नहीं। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये जुलाई में इंतखाबात हुए थे ना, वो ज़िमनी इंतखाबात, तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ी खौफनाक बात की थी। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क बचाने की तरफ लगा के पीछे से धक्का इलेक्शनों में दे दिया।
तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे चीज़ें तय हुई होंगी। ठीक है। मेरा ये गुमान है। और तो इस तरह ये चीज़ें सादा ये होती नहीं, बदगुमानी है या खुशगुमानी है, हमें बड़ी इसका सादा तो सी नजर तयन आती जो है, है लेकिन ये वो सादा होती बिल्कुल नहीं। सादा उतनी होती हैं। इन्हीं पेचीदगियों को मजीद हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद आके। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद। बिफोर वी मूव ऑन, अतर आपकी तरफ आऊँगी और बात यह है कि इस हुकूमत के कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी IMF प्रोग्राम का हुसूल है, जिसमें अभी तक नाकाम है। जितने भी महीने गुजर गए और हर बार नई तारीख हमें दी जाती रही। अभी सुफरा के साथ मुलाकातें की जा रही हैं और इससे पहले फ़ोन कॉल भी हो चुकी। क्या समझते हैं आप, इस प्रोग्राम की बहाली का कितना इम्कान है? देखिए, ये अगर आप गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान देख लें, बार बार हमें ये बताया गया कि जी फाइनल हो गए, बस अगले हफ्ते साइन हो जाएगी, यहाँ तक हमें बताया गया। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई स्टिकिंग पॉइंट है। अगर जिस हुकूमत को यही समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से जनाब हमारा मुआहदा नहीं हो पा रहा, फिर आप जिस किस्म का बजट पेश कर रहे हैं, आप IMF के ऊपर तो इल्जामात लगा रहे हैं। 7,000 अरब आपकी इनकम है, 14,000 अरब का आपने तखमीना लगा दिया है। तो आपने सारों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, चेयरमैन सेनेट की मराद भी बढ़ा दी हैं। तो वो जिनसे आप मांग के खाते हैं वो ये पूछेंगे ना फिर आपसे कि भाई मांग के आप ले खा पी रहे हैं और इतनी अयाशियां। तो हुकूमत का अपना तर्ज अमल जो है वो भी आपके सामने है जी। तरक्याती फंड्स जो है उसमें कई 100 अरब का इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से IMF की इनके साथ डील नहीं हो पा रही। जब तक मिफ्ता इस्माइल साहब थे उस वक्त जो आपकी डील थी वो ऑन ट्रैक थी। IMF ने खुद भी इस चीज का एतराफ किया। और अब IMF के जो नुमाइंदा हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बार बार आपने देखा उन्होंने इस तरह के बयानात दिए हैं कि हुकूमत का जो ये मौका था कि जिस बजट के अंदर पर, इस मौके को भी उन्होंने जाया कर दिया। इस किस्म का बजट पेश किया गया है जो लगता ये है कि ये लोग इस बजट में जो इन्होंने बातें की हैं ये उतने इनकम तो इनकी है नहीं है। तो वो क्यों इनको पैसे दें अगर इन्होंने पैसे जाया ही करने। अमाल और हैं और ये हवाई किले तामीर कर दिए गए। राना साहब, हमें वक्त खत्म हो गया है। अपने अमाल काम आएंगे या सिफारिश काम आ जाएगी? बरतानवी हाई कमिश्नर से भी वर्चुअल मुलाकात की है इसहाक डार साहब ने। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे टफ टाइम्स हैं और जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे एक चंक ज़रूर मिलेगा आपको पाकिस्तान को, और 1.3-1.2 बिलियन का ज़रूर मिलेगा। लेकिन आफ्टर दैट मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब आप सारी जो डोनर एजेंसीज हैं, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। राना साहब का तजिया ये कहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।